इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इस अध्याय के जितने पेज पर प्रश्न हैं सभी पेज के प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 45 का ये सभी प्रश्न हम लोग समझ के साथ करेंगे। चलिए आइए एक एक करके सभी प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं और समझ बनाते हैं। तो पेज नंबर 45 है। पहला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो उत्तर होगा पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव है, बाकी सभी धातुएं ठोस रूप में होती हैं। दूसरा प्रश्न है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसे धातु का उदाहरण देना है। तो सोडियम एक बहुत ही मुलायम धातु है जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? तो उत्तर होगा चांदी। नोट्स में बहुत बढ़िया से हम लोगों ने समझ लिया है, पुस्तक विश्लेषण में भी ये बताया जा चुका है चांदी और कॉपर के बारे में। चौथा प्रश्न है, ऊष्मा की कुचालक होती है कौन सी धातु? ऊष्मा की, तो स्टेटिन जो है ऊष्मा की कुचालक होती है। लेड भी कह सकते हैं, यहाँ उचित स्टेटिन होगा। अब दूसरा प्रश्न, है आघातवर्ध्यता तथा तन्य का अर्थ बताएं। तो आघातवर्ध्यता पहले ही बहुत बढ़िया से समझाया जा चुका है पिछले वीडियो में कि अगर किसी पदार्थ पर चोट करते हैं और वो चूर चूर नहीं होता है तो वो आघातवर्ध्य कहलाता है, भले ही आकार उसका बदल जाए। तो ये धातु में गुण होता है। जैसे लिखेंगे, धातु पर जब हथौड़े से चोट किया जाता है तो वह चपटी होने लगती है। धातु के इस गुण को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि और वह चूर चूर नहीं होती है। यह जो गुण होता है इसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। अब है तन्य। तो धातु को जब खींचते हैं तो वह बढ़ती है। अलग अलग धातु में ये अलग अलग गुण होता है, इसके इस गुण को तन्यता कहा जाता है। तो धातु का वह गुण जो खींचने पर बढ़े वो तन्य कहलाता है। पेज नंबर 51। पहला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखिए, सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है। इसे खुली हवा में जब रख देते हैं तो यह हवा से रिएक्शन करके जलने लगता है और यह बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे, सोडियम हवा के साथ अभिक्रिया कर जलने लगता है तथा यह जल से भी अभिक्रिया करता है, परंतु यह केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता। यही कारण है कि इसका संग्रहण अर्थात उसको रखना, संग्रहण केरोसिन में किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से सोडियम का संपर्क हवा तथा जल से टूट जाता है। इसीलिए इसको केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि जल में रखेंगे तो जल से भी ये रिएक्शन कर जाता है। दूसरा प्रश्न, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब लिखना है भाप के साथ आयरन, अर्थात भाप के साथ लोहे की अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। तो भाप आयरन के साथ अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। यहाँ लिखेंगे Fe + H2O। Fe मतलब आयरन, H2O मतलब लोहा। तो Fe होगा यहाँ Fe2O4 + H2, ये हाइड्रोजन गैस बना और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 4 और यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया लिखिए। तो जल के साथ H2O + कैल्शियम Ca होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और जल निकलेगा। तो इस तरह से लिखेंगे। ये अभिक्रिया आपको दिखाई दे रहा है, H2O + K का मतलब होता है पोटेशियम, तो बनाएगा KOH + H2। अब तीसरा प्रश्न, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है।
ये सारणी दिया हुआ है, ये प्रश्न है। अब इस सारणी का उपयोग कर ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है। तो आप सारणी अपने सामने रखें। सबसे अधिक अभिक्रियाशील B धातु है, क्योंकि यह आयरन सल्फेट से विस्थापन की अभिक्रिया देती है। देखिए, इसमें आप अगर सारणी सामने नहीं रखते हैं तो आप आंसर में गड़बड़ी कर सकते हैं। ये जो सारणी है यहाँ, ये सामने होना चाहिए, ये तभी ये समझ में आएगा जितना हम आंसर बता रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा, धातु B को कॉपर 2 सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो उत्तर होगा धातु B को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो विस्थापन की अभिक्रिया होगी। फिर है यहाँ तीसरा, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चारों धातु के अभिक्रियाशीलता के रूप में इसे इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। पहले होगा B, क्योंकि यह आयरन सल्फेट के साथ भी विस्थापन दे रहा है, तो सबसे ताकतवर ये होगा। ठीक है, तो यही है। इसके बाद A, इसके बाद C, इसके बाद B, ये होगा तीसरा के सारणी को भरने का तरीका। अब चौथा नंबर प्रश्न है अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर देखिए, अभिक्रियाशील धातु को HCl में डालने पर H2 गैस का निर्माण होता है। H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। अभिक्रिया है Fe + H2SO4, ये है लोहा और ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो FeSO4 बना दिया, अर्थात फेरस सल्फेट लौह सल्फेट बना दिया और H2 गैस यहाँ बन रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर होगा जिंक को आयरन सल्फेट में डाला जाता है तो विस्थापन की अभिक्रिया होती है, जहां जिंक सल्फेट बनता है और लोहा अलग हो जाता है। इसका रासायनिक समीकरण इस प्रकार है Zn + FeSO4 एरो ZnSO4 + Fe। ये विस्थापन की अभिक्रिया है। क्यों विस्थापन होता है, तो देखिए जिंक जो है आयरन से मोर रिएक्टिव है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये आयरन के यौगिक से आयरन को हटाएगा और अपने आयरन के जगह पर बैठ के अपना यौगिक बना देगा। जैसे यहाँ देखिए जिंक आया, यहाँ लोहा जो है सल्फेट अर्थात ये लोहे का यौगिक है, यहाँ से लोहे को फेंक देगा और Zn अपने यहाँ देखिए बैठ गया, ZnSO4 अपना यौगिक बना लिया और लोहा यहाँ अलग हो गया। तो इसी को विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। पेज नंबर 54 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। यह पेज नंबर का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पहले प्रश्न में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझना है और दूसरे प्रश्न में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण समझना है। तो आइए पहला प्रश्न समझते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो आइए देखते हैं सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम। तो सोडियम Na होता है, ऑक्सीजन O होता है और Mg होता है मैग्नीशियम। अब सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1, क्योंकि तीनों का योगफल 11 होता है। ये कक्षाएं होती हैं, आगे समझेंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। ऑक्सीजन में 8 है तो 2 और 6 में बटेगा, तो 2 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 2 ही कक्षाएं हैं। मैग्नीशियम है 12, तो 3 कक्षाएं, 2, 8, 2, क्योंकि पहली कक्षा में 2 से अधिक नहीं रहेगा, दूसरी में 8 से अधिक नहीं रहेगा, तो शेष जाएगी तीसरी कक्षा में। आइए अब समझते हैं सोडियम का। तो सोडियम का है 2, 8, 1, तो इसमें तो हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। इसे K, L, M के अनुसार भी समझते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बीच में दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरी कक्षा में केवल 1, तो यहाँ 1, केवल 1, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है। अब ऑक्सीजन का समझते हैं। 2 कक्षाएं हैं, पहली में 2 और दूसरी में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये दोनों काटा गया है। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया।
अब समझते हैं मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 3 कक्षाएं हैं K, L, M। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा या संयोजी कक्षा भी कहा जाता है अंतिम को, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया पहला का पहला। कोई भी हो परमाणु संख्या के आधार पर हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे और उसके आधार पर कक्षा का निर्माण कर लेंगे और उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को बैठा देंगे। तो इस तरह से किसी भी तत्व का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण दर्शाना है। पहले N2O का, सोडियम ऑक्साइड का, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। चलिए ठीक है। सोडियम ऑक्साइड, एक है सोडियम एक है ऑक्साइड अर्थात ऑक्सीजन। ये है धातु, ये है अधातु में आएगा। तो ये 11 सोडियम का पढ़ चुके हैं अभी हम लोग, ऑक्सीजन का 8 पढ़ चुके हैं, वो भी समझेंगे। तो सोडियम का 11, कोई भी धातु है या अधातु है जो तत्व है वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, वो अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण रखना चाहेगा। तो ये 8 रहेगा तो पूर्ण हो जाएगा, एक अधिक है तो एक का त्याग कर दिया। तो यहाँ सोडियम का है 2, 8, 1 और यहाँ 1 निकाल दिया तो सोडियम बन गया, 1 निकल गया तो +1 हो गया और 2, 8 बचा क्योंकि 1 तो हट गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आ गया। अब 8 ऑक्सीजन का है तो ये 2 है और ये 6 है। अब ऑक्सीजन को 8 पूरा करने के लिए, ये जो 6 है ये 8 पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो O2 बनेगा और इस पर -2 हो जाएगा क्योंकि इसने ग्रहण किया है, लिया है किसी से, तो -2 चार्ज इस पर आ जाएगा। अब इसका भी हो जाएगा 2,8, ये भी 2,8 अर्थात बाहरी कक्षाएं दोनों की पूर्ण हो गई हैं, किंतु इस पर -2 चार्ज आ गया है, इस पर +1 चार्ज आ गया है। अब आगे इसका कंस्ट्रक्शन देखिए। तो एक इस पे चार्ज है, एक इस पे चार्ज है और यहाँ बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन की विधि से समझते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, 6 हो गया। तो जब लिया 2 तो माइनस भी हो गया 2 और ये दिया है तो इस पे प्लस हो गया। तो क सोडियम है 2 और चार्ज कितना है +1 क्योंकि 1 दिया है, 2 सोडियम है। तो Na यहाँ 2 है तो 2 और ये कितना लिया है, कितना 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस पे -2 लिया है तो 2 चार्ज आ गया माइनस, तो -2, इस पे प्लस और इस पे 2 माइनस या -2 और यहाँ 2 सोडियम है तो यहाँ 2 कर दिया गया। तो इस तरह से यहाँ Na2O, जैसे चाहे हम फाइनल यहाँ लिखना तो Na2 और O ये यौगिक लिख सकते हैं। इस तरह से होता है। आइए अगला समझते हैं और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब निकालना है MgO का, MgO यहाँ निकालना है MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम का 12, 2, 8, 2, यहाँ बाहरी कक्षा में चाहिए 8 तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2 करेगा तो इस पे +2 चार्ज आ जाएगा क्योंकि 2 दिया है, लिया नहीं है, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। तो बाहरी कक्षा में 2, 8 हो गया। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ये 8 है तो 2, 6, ये लेगा कितना, 2 इलेक्ट्रॉन क्योंकि 8 पूरा करना है तो 6 में 2 लेगा तो क्या होगा 8। तो चूंकि ले रहा है इसलिए चार्ज क्या होगा माइनस। अब आइए यहाँ देखते हैं, Mg है 2 इसको देना है, ये ऑक्सीजन है 2 इसको लेना है क्योंकि 6 है इस पे 2 ज़्यादा है तो ये दे दिया दोनों और ये दोनों ले लिया। तो Mg दिया तो 2 प्लस और ऑक्सीजन लिया तो 2 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि 2 लिया है। तो अब क्या बनेगा, चूंकि बराबर बराबर लिया दिया है तो यहाँ कोई गुणक नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा MgO। इस तरह से ये यौगिक का निर्माण हो जाएगा। अब तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, इन यौगिकों में कौन कौन आयन उपस्थित है। तो आयन तो अभी हम लोगों ने देखा, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और ऑक्सीजन 2- ऑक्सीजन दोनों में है और सोडियम पे कितना था, 1+ चार्ज था, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज था। तो ये आयन होते हैं जिस पे प्लस या माइनस चार्ज लगा हो। तो इस तरह से ये 3 तरह के आयन यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न,
आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है? आइए समझते हैं। आयनिक यौगिकों में आकर्षण बल उनके कणों के बीच काफ़ी अधिक होती है, फलस्वरूप उन्हें अलग करने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक काफ़ी अधिक अर्थात उच्च होता है। ये ऐसे लिखेंगे, देखिए आयनिक यौगिक जो है उनमें आकर्षण बल जो है, एक दूसरे का खिंचाव बल जो है बहुत अधिक होता है, तो उनको तोड़ने में, हटाने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, तो गलनांक क्या होता है उसका उच्च हो जाता है। पेज नंबर 59 के प्रश्नों को हम लोग समझेंगे, इसके बाद पेज नंबर 61 के प्रश्न को भी समझेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। देखिए यहाँ पदों को परिभाषित करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पद, कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहला पद है खनिज, अर्थात खनिज से क्या समझते हैं ये परिभाषित करना है। तो देखिए खनिज क्या होता है, तो भूमि के अंतर्गत जो पदार्थ पाए जाते हैं वे प्रायः खनिज कहलाते हैं। ये तत्व अथवा यौगिक दोनों हो सकते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहा जाता है। जैसे तत्व के रूप की बात करें तो सोना, चांदी ये मुक्त रूप से पाए जाते हैं, इन्हें बनाना नहीं पड़ता है। यौगिक की बात करें तो सिलिका, हेमाटाइट, बॉक्साइट ये सब जो हैं ये खनिज कहे जा सकते हैं। तो ये जो पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं, ये याद रखना है। दूसरा है अयस्क। तो अब अयस्क क्या है? देखिए अयस्क भी खनिज ही हैं, लेकिन अंतर यही है कि खनिज हम किसी को भी कह सकते हैं, चाहे उसमें किसी तत्व की मात्रा कम हो अधिक हो, लेकिन अयस्क उसे ही कहेंगे जिसमें किसी तत्व विशेष की मात्रा अधिक हो और जिसे आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सके कोई तत्व। तो देखिए यहाँ अयस्क वैसे खनिज जिसमें किसी धातु की विशेष मात्रा पाई जाती हो उसे अयस्क कहा जाता है। इसमें ये भी जोड़ सकते हैं जिसे हम आसानी से प्राप्त कर सकें, कम खर्च में प्राप्त कर सकें, तो अयस्क होते हैं। जैसे सिलिका, ये इससे लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट है, हेमाटाइट है, ये सब अयस्क के उदाहरण हैं। अब समझते हैं गैंग। गैंग क्या है? तो धातु के निष्कर्षण में कुछ अशुद्धियाँ मलबे के रूप में बाहर निकलती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। देखिए धातु का जब भी निष्कर्षण होता है तो अयस्कों के अशुद्ध पदार्थ बाहर कर दिए जाते हैं, तभी जाके शुद्ध पदार्थ बनता है और वो धातु के रूप में निकलता है। तो वही जो अशुद्धियाँ निकलती है उस अयस्क से विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, तो वो जो अशुद्धियाँ होती है, मलबा होता है, उसे ही गैंग कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीनों जो है पद परिभाषित हो गए, खनिज, अयस्क और गैंग, ये तीनों संबंधित होते हैं, इसीलिए एक प्रश्न के ये भाग हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती हैं। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में चर्चा हो चुका है कि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त रूप से प्रकृति में पाई जाती हैं, जिसका निष्कर्षण मतलब शुद्धिकरण नहीं करना पड़ता है, निकालने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले दो धातुओं के नाम निम्नलिखित हैं। पहला सोना और दूसरा चांदी, ये दोनों जो हैं धातुएं मुक्त रूप से पाई जाती हैं। तीसरा प्रश्न, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले उत्तर कैसे लिखेंगे? धातु को उसके ऑक्साइड से अलग करने के लिए उसका अपचयन कार्बन से कराया जाता है। देखिए धातु के निष्कर्षण में सबसे पहले उस अयस्क को धातु के ऑक्साइड के रूप में कर लिया जाता है, क्योंकि ऑक्साइड से आसान हो जाता है धातु प्राप्त करना, उस धातु के ऑक्साइड से। अब ये कैसे हो जाता है? तो जो धातु का ऑक्साइड है उसे कार्बन से अभिक्रिया कराई जाती है, कार्बन से। तो वो कार्बन जो है ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा देता है और शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाती है। इसे अपचयन कहते हैं, अर्थात ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। तो इसे कार्बन से कराया जाता है। पेज नंबर 61 का पहला प्रश्न है, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। यहाँ सारणी दी गई है। तो धातु है यहाँ जिंक ऑक्साइड, धातु
ये दिए गए हैं कौन कौन, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, और ये है इनके ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ये तीनों धातुओं के क्रमशः ऑक्साइड है। अब प्रश्न है कि विस्थापन की अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगी, तो जिसमें होगी उसमें हाँ लिखना है, जिसमें नहीं होगी नहीं लिखना है। देखिए जिंक ऑक्साइड को जिंक से स्वयं से, तो कोई भी धातु अपनी यौगिक से स्वयं विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देता, तो जिंक ऑक्साइड जिंक के साथ नहीं देगा। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जिंक ऑक्साइड के साथ विस्थापन की अभिक्रिया देगा और अपना यौगिक बना देगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है जिंक से। अब कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, कम अभिक्रियाशील है जिंक से, तो ये जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर जो है विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसा कि यहाँ हम लोग समझ चुके हैं कि जिंक से अधिक अभिक्रियाशील मैग्नीशियम है, तो जिंक इसके साथ कभी भी विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम मतलब अपने ही यौगिक के साथ कोई भी धातु विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। बात है कॉपर की, तो कॉपर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, तो यहाँ विस्थापन की अभिक्रिया नहीं संपन्न होगी। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, विस्थापन पर एक विशेष वीडियो आपको बना दिया जाएगा। कॉपर ऑक्साइड की बात करते हैं, कॉपर, तो जिंक से कॉपर कम रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक जो है कॉपर ऑक्साइड के साथ विस्थापन की अभिक्रिया कर देगा। यहाँ जिंक जो है इसे हटाकर अपना ऑक्साइड बना देगा। अब मैग्नीशियम भी करेगा, क्योंकि ये तो तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ ये भी देगा, और कॉपर ऑक्साइड के साथ कॉपर नहीं होगा, क्योंकि यह स्वयं अपने यौगिक के साथ विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। किस स्थिति में विस्थापन की अभिक्रिया घटित होगी, तो यहाँ वही जो ऊपर बताया गया है उसी को कैसे लिखेंगे ये यहाँ दिया गया है। जिंक ऑक्साइड के साथ जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर में से केवल मैग्नीशियम की अभिक्रिया विस्थापन देगा। फिर मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर कोई भी विस्थापन की अभिक्रिया नहीं देगा। फिर तीसरा के लिए कॉपर ऑक्साइड के साथ जिंक, मैग्नीशियम तथा कॉपर में से जिंक तथा मैग्नीशियम दोनों ही विस्थापन की अभिक्रिया देंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अर्थात जो समझाया गया है उसे भूल जाइएगा हो सकता है, लेकिन ये देखने के बाद फिर आपको याद हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, तो निम्नलिखित में से सोना तथा चांदी आसानी से संक्षारित नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। सोना तथा चांदी जो है या प्लेटिनम भी कह लें, तो ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, इसलिए अधिक संक्षारित नहीं होती है, अर्थात जल्दी खराब नहीं होती है। तीसरा नंबर प्रश्न, मिश्र धातु अर्थात मिश्र धातु क्या होते हैं, तो मिश्र धातु का मतलब होता है, मिश्र मतलब मिलाना, दो या दो से अधिक धातु अथवा उसमें कम से कम एक धातु हो और एक अधातु हो, तो ऐसे मिश्रण को मिलाकर जब बनाया जाता है तो उसे मिश्र धातु कहा जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक धातु मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। जैसे अब आता है मिश्र धातु का उदाहरण, तो पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर तथा जिंक से निर्मित होता है। पीतल का निर्माण कैसे होता है, कॉपर प्लस जिंक मिलकर पीतल, तो ये पीतल जो है मिश्र धातु है। पुनः कांसा भी एक मिश्र धातु है। कांसा, क्वेश्चन आए कि एक मिश्र धातु का नाम लिखे तो कांसा भी लिख सकते हैं। ये किसका मिश्रण है, तो कॉपर तथा टीन का। कॉपर के साथ यदि टीन को मिलाया जाए, तो कॉपर के साथ यदि टीन को मिलाया जाए तो ये जो मिश्रण बन के धातु बनता है वो मिश्र धातु है और इसे कांसा कहा जाता है। तो इस तरह से मिश्र धातु के बारे में आपने समझ बना लिया होगा। अब सभी पेज के प्रश्न हो गए समाप्त। अगले वीडियो में अभ्यास जो पेज नंबर 62 पे है, इसकी विवेचना करेंगे, समझेंगे और कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। धन्यवाद।